तो देखिए हम गर्डल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गर्डल दो प्रकार के होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पैल्विक गर्डल। जो पेक्टोरल गर्डल होता है वो शोल्डर में होता है और पैल्विक गर्डल जो होता है वो हिप में होता है। तो ये पेक्टोरल गर्डल का ये डायग्राम है। देखिए ये पूरा स्केलेटन है, यहाँ पे ये ऊपर ये वाली हिस्सा दिख रहा है ना, ये पेक्टोरल गर्डल है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल के दो मेन पार्ट होते हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रहा है स्कैपुला, ये स्कैपुला है। स्कैपुला में ये ग्लियोनाइड कैविटी होती है। ग्लियोनाइड कैविटी से आपकी फोर आर्म की जो अपर आर्म में जो ह्यूमरस होता है ना, ह्यूमरस वाली जो हड्डी होती है वो इसी ग्लियोनाइड कैविटी में जाके अटैच्ड रहती है। ठीक है, ग्लियोनाइड कैविटी में आपका ये हाथों का जो ह्यूमरस होती है, ये वाली जो हड्डी होती है वो अटैच्ड रहती है। यही पास से ही आपका क्या निकलता है, क्लेविकल, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। क्लेविकल आगे जाके आपके रिब केज के स्टर्नम से अटैच हो जाती है। देख रहे हो यहाँ पे आके क्लेविकल जुड़ गई है। तो यही मेन पार्ट होते हैं आपके पेक्टोरल गर्डल के। जो ये स्कैपुला है ये डॉर्सल साइड होता है, यानी कि पीठ की तरफ होता है। ये जो स्कैपुला है वो डॉर्सल साइड यानी कि पीठ की तरफ होता है। और इसके यहाँ पे ये है ग्लियोनाइड कैविटी। यहाँ पे ग्लियोनाइड कैविटी पे आपके जो हाथ का जो ह्यूमरस है वो अटैच्ड है। ठीक है, यहीं पास से ये निकलती है शोल्डर ब्लेड, इसको हम क्लेविकल कहते हैं। क्लेविकल आगे चल के स्टर्नम, ये चीज़ स्टर्नम कहलाती है। स्टर्नम से ये अटैच हो जाती है क्लेविकल। ठीक है, तो ये आपका मेन पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। Girdles are the part of skeleton which help to articulate the limb bones to the main skeleton. Girdles वो हिस्सा होते हैं जिसमें आपकी जो लिम्ब बोन्स होती हैं वो आके आपके मेन स्केलेटन से जुड़ जाती हैं। दो प्रकार के गर्डल होते हैं, शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल। जैसे मैंने बताया, जो शोल्डर पेक्टोरल गर्डल है उसमें दो फ्लैट ट्रायंगुलर स्कैपुला होता है, अभी हमने डायग्राम में देखा, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, जो कि विच लाई डॉर्सली ऑन द अपर रिब्स ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ स्कैपुला होता है, जो रिब्स जो वर्टिबल कॉलम के इधर और उधर होता है। ठीक है ना, अपर साइड ऑफ थोरैसिक कैविटी में होता है। इट्स आउटर एपेक्स बियर अ लार्ज समवट कप शेप ग्लियोनाइड कैविटी। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि आपके स्कैपुला में ग्लियोनाइड कैविटी होती है, जहाँ पर आपका हाथ का जो राउंडेड पार्ट होता है यानी कि ह्यूमरस वो जाके अटैच्ड होता है। एंड क्लोज टू दिस जॉइंट द शोल्डर ब्लेड हैज़ अ स्मॉल रेस्ड पार्ट। इसी शोल्डर ब्लेड के पास एक पार्ट होता है, एक रेस्ड पार्ट होता है जो कि कॉलर बोन या क्लेविकल कहलाती है, जो अटैच्ड रहती है। ठीक है, डायग्राम हमने देखा था। द अदर एंड ऑफ द कॉलर बोन इज ज्वाइंट टू द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट और बोन स्टर्नम, जो कि जो क्लेविकल होती है आगे चल के यहाँ पर स्टर्नम से अटैच आती है, जो कि डायग्राम में हमने देखा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पेक्टोरल गर्डल होती है वो शोल्डर में होती है। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड आपकी ट्रायंगुलर शेप्ड स्कैपुला होता है। स्कैपुला में ग्लियोनाइड कैविटी होती है, जहाँ पर आपके हाथ के जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो जाके उसमें फिट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका हाथ शोल्डर से जुड़ जाता है। और वहीं आपके जो स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कह रहे हैं, वहीं से आपकी एक हड्डी निकलती है जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। और कॉलर बोन आगे चल के आपके रिब्स के जो स्टर्नम है वहाँ पे जाके अटैच हो जाती है। राइट, अब हम पढ़ते हैं पैल्विक गर्डल के बारे में। नाउ the hip pelvic girdle is a large trough-shaped part formed by two hip bones that are joined medially to the sacrum. ये आपका pelvic girdle है। pelvic girdle का ये शेप है। ये दो हिप बोन, ये एक हिप बोन ये है, दूसरी है, ये दो हिप बोन से मिली होती है, जो कि आपके बीच में सैक्रम, ये जो एरिया है बेटा वो सैक्रम कहलाता है, यहाँ से आके जुड़ी होती है। दो हिप बोन आपके मिडिल पार्ट यानी कि सैक्रम यहाँ से यहाँ पर जुड़ी रहती है। ठीक है ना, ये सैक्रम दिखा रहे हैं। Each hip bone is made up of three bones, the ilium, ischium and pubis. हर जो हिप बोन होती है वो तीन पार्ट से मिलके बनती है। डायग्राम में देख रहे हैं आप, ऊपर वाला हिस्सा इलियम कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा आपका इलियम कहला रहा है। फिर इसके बाद आपका ईशियम होता है और तीसरा हिस्सा क्या होता है आपका प्यूबस। ठीक है, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। ये वाला हिस्सा जो है वो इलियम कहला रहा है, फिर आपका ये वाला जो हिस्सा है वो तुम्हारा ईशियम कहला रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है वो प्यूबस कहला रहा है। ठीक है ना, ये इलियम है, फिर ये तुम्हारा ईशियम है और ये प्यूबस है। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है आपका हिप बोन। ऑन ईच साइड इट बियर्स अ लार्ज कप शेप्ड आर्टिकुलर कैविटी एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम याद रखना, ये बहुत पूछते हैं, ये एसिटाबुलम पूछा जाता है। ठीक है ना, दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड आपकी एक कैविटी होती है। जैसे आपने पेक्टोरल गर्डल में कैविटी देखी थी ना, ग्लियोनाइड कैविटी, जहाँ पर ह्यूमरस यानी कि हाथ आके जुड़ा था, उसी तरीके से आपके ये जो हिप बोन होती है उसकी दोनों साइड एक कैविटी होती है, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। और एसिटाबुलम में आके आपके जो थाई बोन होती है यानी कि फीमर होती है वो अटैच
होती है, मतलब यहाँ से आपकी टांग जुड़ जाती है, ठीक है ना, पैर यहाँ से ऐसे अटैच हो जाता है। तो ये जो कैविटी जो आपकी पैल्विक गर्डल में जो कैविटी कहलाती है उसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, जबकि आपके पेक्टोरल गर्डल में जो कैविटी थी वो ग्लिनोइड कैविटी कहलाती है, राइट। The hip girdle not only gives support to the skeleton of the hind limbs but also protect and support the abdominal organs। देखो हिप गर्डल का दो काम है। पहली बात तो ये क्या है कि हिंड लिम्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि हिंड लिम्ब आपके मेन स्केलेटन से इसी एसिटाबुलम के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है ना। तो हिंड लिम्ब को मेन स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है पैल्विक गर्डल। दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका हिप यानी कि पैल्विक गर्डल। आई होप ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, क्लियर से। ये डायग्राम अपने आप से सफिशिएंट है, इसलिए दूसरा डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका पैल्विस है या पैल्विक गर्डल है, इसमें दो हिप बोन होती हैं। हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। आपके दोनों हिप बोन के में आपके 2 कैविटी होती हैं जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। यहाँ एसिटाबुलम में आपकी थाई बोन आके अटैच्ड रहती है और इस तरीके से आपका जो पैर होता है वो हिप से जुड़ जाता है, ठीक है। जो हिप बोन होती है इसके आपके 2 काम होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हिंड लिम्ब है उसको स्केलेटन से जोड़ना, और दूसरा काम है एब्डोमिनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। एक बार रीड कर लो। द हिप पैल्विक गर्डल इज अ लार्ज स्ट्रफ शेप पार्ट फॉर्म बाय 2 हिप बोन्स दैट आर जॉइंट मीडली टू द सेक्रम। दोनों हिप बोन बीच के सेक्रम से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। ईच हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। दोनों हिप बोन 3 बोन से बनी है, इलियम, ईशियम और प्यूबिस से। ऑन ईच साइड इट बियर्स लार्ज कप शेप्ड आर्टिकुलर cavity called acetabulum into which fits the large round head of the thigh bone. The hip girdle not only gives support to the skeleton of the hind limbs but also protects and support the abdominal organ, right। Now difference between male and female skeleton, मेल और फीमेल स्केलेटन का डिफरेंस भी ना हम पैल्विक गर्डल के थ्रू ही पता करते हैं। सपोज करो एक कंकाल मिला है ना पुलिस को, अब उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये जो स्केलेटन है ये मेल का है कि फीमेल का है, मतलब मैन का है कि विमेन का है। तो वो कैसे पता लगाती, क्योंकि कंकाल तो देखने में एक जैसे ही लग रहा है, तो कैसे पता चलता है कि ये आदमी का कंकाल है या औरत का। तो गर्डल, पैल्विक गर्डल को देख के पता चल जाता है। जो फीमेल होती है उसका जो पैल्विक गर्डल होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, क्योंकि पता है कि फीमेल को आगे चल के बच्चा कैरी करना पड़ता है, तो उसका ये बेबी को कैरी करने के लिए जो पैल्विक गर्डल होता है वो ब्रॉड होता है। जबकि मैन के केस में जो ये गर्डल होता है वो नैरो होता है। तो उसका शेप को देख के पता चल जाता है कि जो स्केलेटन है वो किसी औरत का है या किसी आदमी का है, ठीक है ना। मेल स्केलेटन इज जनरली लार्जर एंड हैवियर। मेल का जो स्केलेटन होता है, तो दूसरा भी ये, अगर कंकाल ज़्यादा भारी है और ज़्यादा बड़ा है, मतलब साइज़ में बिग दिख रहा है और हैवी है, तो मतलब वो मेल स्केलेटन है। इन फीमेल द पेल्विस और हिप बोन इज वाइडर, और फीमेल के केस में ये जो हिप बोन होती है वो चौड़ी होती है। एंड ट्रफ शेप टू अडेप्ट फॉर अकोमोडेटिंग द फीटस इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इसलिए चौड़ी होती है क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो फीटस यहाँ इस एरिया में अकोमोडेट हो सके, है ना, क्योंकि फीटस का साइज़ बढ़ेगा तो वो शरीर के अंदर आना भी तो चाहिए, समाना भी तो चाहिए। तो उसको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए उसकी जो हिप बोन होती है वो ब्रॉड होती है। तो अगर स्केलेटन भारी है और बड़ा है तो वो एक इंडिकेशन है कि वो मेल का स्केलेटन है। और अगर उसका पैल्विक जो एरिया है, पैल्विक बोन यानी हिप बोन है, अगर वो ब्रॉड है तो यानी कि वो फीमेल का स्केलेटन है। तो इस तरीके से स्केलेटन को देख के पहचान हो जाती है कि आदमी का स्केलेटन है या औरत का, ठीक है। नाउ रीजन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स एंड द नंबर्स इन ह्यूमन। तो देखो बहुत अच्छा चार्ट है, इन्होंने समराइज कर दिया है। जो स्केलेटन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 3 चीज़ें आ गई, स्कल, इसमें आपके कान की 3 ईयर बोन्स भी आ गई। तो कितनी हड्डियां होती हैं कुल मिला के आपके स्कल में? 29 होती हैं, है ना। आपने पढ़ा था कि 8 तो आपकी क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 आपकी फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रे होते हैं 33, रिब्स 24 यानी कि 12 पेयर्स होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका शोल्डर गिर्डल जो कि क्लैविकल यानी कि कॉलर बोन से और स्कैपुला यानी कि शोल्डर ब्लेड से मिलके बनता है। तो ये 2 मिला के 4 हो गए। आर्म्स में आपकी 60 है। पैल्विक गर्डल में आपके कितनी हड्डियां हैं? 2। लेग्स में आपके 60 है, 60, और पटेला आपका 1 होता है, ठीक है। तो टोटल आपके 213 हो गए, राइट। नाउ ज्वाइंट्स, द ज्वाइंट्स एट विच 2 सेपरेट बोन्स मीट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट। द पॉइंट एट विच 2 सेपरेट बोन्स मीट, वो पॉइंट जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। द पॉइंट एट विच 2 सेपरेट बोन्स मीट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट।
देयर आर 3 मेजर कैटेगरी ऑफ जॉइंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स याद रखना। जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। इमूवेबल जॉइंट, नाम से पता चल रहा है ये वो जॉइंट होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, यानी कि फिक्स होते हैं। सेकेंड होते हैं पार्शली मूवेबल, मतलब थोड़ा बहुत आप मूव कर सकते हो एक डायरेक्शन में। तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं, यानी कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हो, यानी कि आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट नो मूवमेंट इज पॉसिबल बिटवीन द टू बोन्स। अगर दो हड्डियों के बीच में इस तरीके के जॉइंट है कि उसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है। द सूचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, द सूचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल बॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ इमूवल। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यही पूछते हैं कि भैया एग्जाम्पल दे दो जरा, है ना। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि आपका जो ये है सूचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल बॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स, है ना। जो ये आपका स्कल है, तो स्कल में एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी है, तो जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट दिख रहा है, ये जॉइंट ये तुम्हारा इमूवेबल कहलाता है। ठीक है, सेकंड है पार्शली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो थोड़े बहुत हिल सकते हैं। हियर ओनली वेरी लिटिल मूवमेंट अकर्स बिटवीन द टू बोन्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट या यानी कि पार्शियल मूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, द जॉइंट्स बिटवीन रिब एंड ब्रेस्ट बोन। रिब और ब्रेस्ट बोन के बीच में जो जॉइंट होता है वो पार्शली मूवेबल जॉइंट के कैटेगरी में आता है। उसी तरीके का वर्टिब्रे, एक वर्टिब्रे और दूसरे वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी पार्शली मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में आता है। तीसरा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इन दिस टाइप वेरिंग डिग्रीज ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिटवीन टू बोन्स। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसमें अलग अलग डिग्री का मूवमेंट देखने को मिलता है दो हड्डियों के बीच में। तो जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो अगेन आपके 4 प्रकार के होते हैं। कैसे, पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, है ना। पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट, इट अकर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड ऑल्सो बिटवीन द बोन्स ऑफ द एंकल एंड एज वेल एज बिटवीन द वर्टिब्रे। जो ग्लाइडिंग जॉइंट है, यानी कि चीज़ आपकी ग्लाइड हो सकती है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट आपको देखने को मिलता है जो रिस्ट की जो हड्डियां हैं उनके बीच में, या बोन्स ऑफ द एंकल में, या बिटवीन वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट आपको ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से एंकल के पास भी आपको जो हड्डियां हैं वहाँ पे आपको जो जॉइंट दिखेगा वो ग्लाइडिंग जॉइंट दिखेगा। उसी तरीके रिस्ट में भी आपको जो जॉइंट दिखेगा वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, और ग्लाइडिंग जॉइंट फ्रीली मूवेबल है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिखा है ग्लाइडिंग टाइप का, है ना। तो यहाँ पे जो रिस्ट में दिख रही है वो ग्लाइडिंग है, और ये एक वर्टिब्रे दूसरा वर्टिब्रे, तो इसके बीच में भी जो जॉइंट है वो आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है। नेक्स्ट है पाइवेट जॉइंट। हियर वन बोन इज रोटेटेड ओवर अ पाइवेट लाइक एंड ऑफ द अनदर बोन। फॉर एग्जाम्पल द स्कल इज रोटेटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा। जो पाइवेट जॉइंट है वो आपका कहाँ देखने को मिलता है, स्कल और वर्टिब्रा के एक्सिस में, क्योंकि आपको पता है कि वर्टिब्रा के ऊपर आपका स्कल लगा रहता है और फिर आपका स्कल इधर का उधर घूमता है, आप लेफ्ट राइट कर सकते हो ना। तो इस तरीके का जो पार्शियल रोटेशन देखने को मिलता है वो पाइवेट कहलाता है, राइट। तीसरा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है जैसे अपने डोर में जॉइंट नहीं लगा रहता है कि आपका जो दरवाजा वो एक तरफ ही खुलता है और एक ही तरफ बंद होता है, अपोजिट साइड नहीं होता है, उसको हिंज जॉइंट कहते हैं। तो दिस जॉइंट मूव्स लाइक अ हिंज इन वन प्लेन ओनली, जस्ट लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। जैसे डोर आपका एक ही डायरेक्शन में खुलता है, हिंज जॉइंट भी बस एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। जैसे अब हाथ है, हाथ में को अगर आप एल्बो से बेंड करोगे तो आपका जो लोअर आर्म है वो आपका ऊपर अपर आर्म की तरफ आएगा, लेकिन आप सोचो कि उल्टा हो जाए आर्म तो वो नहीं हो पाता है ना। तो ये हिंज जॉइंट है। एल्बो जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अनला जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज एंड लेस परफेक्टली द नी जॉइंट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके हिंज जॉइंट के। द हिंज जॉइंट्स यूजली गिव सफिशिएंट पावर, तो ये पावर देती है, इसलिए आप कुछ भी उठाने के लिए आपको हाथ से कुछ उठाना है या पैर से उठाना है तो आप हिंज जॉइंट की मदद से आप कर लेते हो। तो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब आपका ये यहाँ से यहाँ मूव हो सकता है, उल्टा नहीं होगा, तो उसको हिंज जॉइंट कहते हैं। फिर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, यानी कि जैसे ये सॉकेट है, उसमें इसकी जो राउंडेड जो हेड है फीमर का वो आके अटैच हो गया, एसिटेबुलम एक सॉकेट हो गया और फीमर का जो राउंडेड हेड है वो बॉल हो गई, बॉल आके जुड़ गई तो उसको एसिटेबुलम। तो आप देखते हो ना कि आप जो पैर होता है वो आपको जहाँ थाई से अटैच है वहाँ से अगर आप गोल को रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर सकते हो आप अपने लेग को, तो इसको बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं। तो 4 प्रकार के जॉइंट आपने देख लिए, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में और पढ़ते हैं. हियर वन एंड ऑफ अ बोन विच इज राउंडेड एंड बॉल लाइक फिट्स इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक हड्डी जिसका ऊपरी हिस्सा गोल होता है वो दूसरे सॉकेट लाइक जॉइंट में वो अटैच रहता है. जैसे जो ये फीमर है ना, इसका ये वाला हिस्सा गोल है, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे एसिटिबुलम है, वो एक आपका सॉकेट की तरह है, तो यहाँ पे फीमर आके उसमें घुस गया है, राइट. दिस जॉइंट प्रोवाइड्स मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन. इससे आपका मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, यानी फ्रीली मूवेबल की कैटेगरी में आ गया है. टू बेस्ट एग्जाम्पल आर द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट. तो दो जगह आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलते हैं. एक तो शोल्डर में भी जॉइंट जो रहता है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, और दूसरा हिप जॉइंट में भी देखने को मिलता है ना. क्योंकि शोल्डर में आपका क्या होता है, ह्यूमरस अटैच रहता है, तो वहाँ पे आप देखते हो ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस अटैच रहता है. तो शोल्डर में जब हाथ रहता है तो हाथ भी आप गोल गोल घुमा पाते हो और पैर भी गोल गोल घुमा पाते हो. क्यों? क्योंकि उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं. In the shoulder joint, the head humerus fits into the socket यानी कि glenoid cavity of the shoulder girdle, and in the hip joint, large ball-like head of the femur fits into the deep socket acetabulum of the hip girdle. ठीक है ना. तो शोल्डर में आपके शोल्डर ग्लेडर यानी पेक्टोरल गिर्डल में जो ग्लेनोइड कैविटी होती है उसमें हाथ की जो ऊपर वाली हड्डी होती है ह्यूमरस वो फिट हो जाती है. उसी तरीके से पैल्विक गिर्डल यानी हिप गिर्डल में आपकी जो कैविटी होती है एसिटाबुलम, उसमें फीमर का जो बॉल लाइक हेड होता है वो जाके फिट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया. अब हम पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट्स. द फ्रीली मूवेबल जॉइंट स्टेटेड अबव लाइक द शोल्डर जॉइंट, द नी जॉइंट आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट. जो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट बताए हैं ना, शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट, इनको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं. ठीक है ना. तो साइनोवियल जॉइंट और ये सेम चीज़ है. ठीक है. The freely movable joints above like shoulder joint and knee joint are also called synovial joint. They allow considerable degree of movement. यहाँ पे अच्छे खासा मूवमेंट देखने को मिलता है क्योंकि आप हाथ भी गोल गोल किसी भी डायरेक्शन में घुमा लेते हो और पैर भी. These joints have two special requirement. इस जॉइंट में दो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है. पहली, this should be held firmly in position, and secondly, the surface coming into contact should be well lubricated to remove friction. इनको गोल गोल घुमाने के लिए पहली बात तो क्या होना चाहिए, पहले बात तो ये फर्म होनी चाहिए एक जगह. ये नहीं कि आपने गोल गोल घुमाया और हाथ ही आपके शोल्डर से निकल के बाहर गिर गया या पैर ही निकल के गिर गया आपका हिप से, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो फिक्स होना चाहिए, फर्मली अपनी पोजीशन में होना चाहिए. दूसरा, जब आप इसको गोल गोल घुमाओ तो कट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन होना चाहिए. तो वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, इस जगह पर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. तो एक्चुअली क्वेश्चन में साइनोवियल फ्लूइड ही पूछा जाता है. तो आपसे पूछा जाए कि भैया साइनोवियल फ्लूइड क्या है, तो बता देना जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में होता है उसी को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड वेरेवर इट अकर्स इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड एंड हेंस द नेम साइनोवियल जॉइंट. इसी फ्लूइड की वजह से इस जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं. समझ में आ गया. तो आपके शोल्डर गर्डल में या पेक्टोरल गर्डल में जहाँ पे आपका हाथ जुड़ा हुआ है और पैल्विक गर्डल जहाँ पे आपका पैर जुड़ा हुआ है, उस जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं. वहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है जो लुब्रिकेशन का काम कराता है ताकि रोटेशन या मूवमेंट आपका स्मूथली हो, है, कोई फ्रिक्शन नहीं हो. इसी फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. द नी जॉइंट फॉर एग्जाम्पल इज इसी तरह की जो नी जॉइंट होता है वो भी साइनोवियल जॉइंट है. तो आपको पता है ना, जो घुटना होता है वहाँ पे एक हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं. तो जो नी कैप एरिया होता है वहाँ पे भी एक लिक्विड भरा रहता है और इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो यही साइनोवियल फ्लूइड जो तुम्हारी ये तुम्हारी घुटने की हड्डी दिखा रहे हैं, तो ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इसके बीच में ये गैप है, यहाँ पर तुम्हारा फ्लूइड भरा हुआ है, इसको साइनोवियल फ्लूइड कह रहे हैं. इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कह रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आपका जो जब आप घुटना मोड़ते हो, पैर घुटने से की तरफ से मोड़ते हो, तो आपको अगर साइनोवियल फ्लूइड सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है तो कट की आवाज़ नहीं होती है. लेकिन जब हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारी एज होने लगती है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड में कमी आने लगती है और घुटनों में दर्द बढ़ जाता है. तो साइनोवियल फ्लूइड में कमी नहीं आए इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम यंग एज से ही हम वॉक काफ़ी करें. हम जितना अपने पैरों को चलाएंगे, मूवमेंट करेंगे, उतना ये फ्लूइड आपका बनता रहता है और आपको आपके घुटने जाम नहीं होते हैं. ठीक है. तो इन्होंने पूरे जो जॉइंट्स हैं उसको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अच्छे समझा दिया है. इस चार्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि इससे आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे. ये चार्ट इंपॉर्टेंट है. जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं. जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स, पार्शली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट फिक्स टाइप के होते हैं. बोन्स आर जॉइंट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज वेरी जॉइंटली. जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, या इस पर हड्डियाँ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बहुत जोर से जुड़ी रहती हैं, बहुत टाइटली
पैक रहती हैं। एग्जाम्पल है स्कल बोन। जो पार्शली मूवेबल जॉइंट होते हैं, इट अलाउस लिटिल मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है। इनकी जो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं वो कार्टिलेजेस से जुड़ी होती हैं और थोड़ा सा मूवमेंट इसमें अलाउ होता है। देखो, इमूवेबल जॉइंट की हड्डियाँ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी थी और ये काफ़ी टाइटली जुड़ी थी, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा था। जबकि पार्शली मूवेबल जॉइंट्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो कार्टिलेजेस से जुड़ी रहती हैं और थोड़ा मूवमेंट अलाउ होता है। एग्जाम्पल है हमारा जो जॉइंट स्टर्नम और रिब्स के बीच में होता है, वो आपका पार्शली मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से हमें वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी पार्शली मूवेबल जॉइंट के अंदर आता है। तीसरा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। यहाँ पे जो साइनोवियल सैक होता है, देयर इज अ साइनोवियल सैक प्रेजेंट बिटवीन टू एंड्स ऑफ द बोन्स फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पर दो हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल सैक होता है जिसमें एक लिक्विड भरा रहता है, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जॉइंट्स आर केबल, और यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्री मूवमेंट के लिए केपेबल होते हैं, जैसे कि एल्बो जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ठीक है। नाउ जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं वो 4 प्रकार के हैं: ग्लाइडिंग, पाइवेट, हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो बोन्स ग्लाइड ओवर ईच अदर टू सम एक्सटेंट, यानी कि रिस्ट बोन्स या एंकल बोन। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं वहाँ पे हड्डियाँ थोड़ी बहुत एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं, जैसे कि रिस्ट और रिस्ट बोन में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं और एंकल बोन्स में, तो थोड़ी बहुत ग्लाइडिंग इसमें शो होती है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। दूसरा जो पाइवेट जॉइंट होता है, जॉइंट्स अलाउ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। एक एक्सिस पे रोटेशन होता है, एक जैसे आपका पंखा एक एक्सिस पे घूमता है ना, उसी तरीके से। जैसे आपका स्कल लगा हुआ है वर्टिब्रे के ऊपर, तो आप देखते हैं ना, आप अपनी जो हेड है उसको लेफ्ट राइट घुमा सकते हो, अप डाउन है लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आपका पाइवेट जॉइंट का है। जॉइंट्स अलाउ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, द पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड द एक्सिस वर्टिब्रे। तो जो हमारे फर्स्ट 2 वर्टिब्रे होते हैं ना, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे, तो ये जो जॉइंट होते हैं वो पाइवेट जॉइंट होते हैं। तीसरा हिंज जॉइंट। जॉइंट अलाउज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। एक ही डायरेक्शन में इसमें होता है, जैसे डोर हिंजेस से जुड़ा रहता है और डोर आपका एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, उसी तरीके से हिंज जॉइंट जहाँ होता है वहाँ पे आपका मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है ना। इससे आपको मदद मिलती है हैवी लोड को कैरी करने में। ये देखने को मिलता है आपको एल्बो में और नी एंड फिंगर में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, ये मोस्ट मूवेबल जॉइंट होता है। बॉल लाइक एंड ऑफ द वन बोन आर्टिकुलेट्स इनटू कप शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। एक हड्डी का जो बॉल लाइक एरिया होता है वो एक आर्टिकुलेशन में जाके फिट हो जाता है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट कहलाता है ये। और ये चारों तरफ घूम सकता है, यानी कि रोटेट हो सकता है। तो आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो शोल्डर और हिप जॉइंट में देखने को मिलते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसमें ये बता रहे हैं इसको फर्दर साइनोवियल जॉइंट को। द नी जॉइंट फॉर एग्जांपल इज अ साइनोवियल जॉइंट। इन्होंने बोला है जो नी जॉइंट है वो भी साइनोवियल जॉइंट है। तो ये नी एरिया दिखा रहे हैं लोग, है ना, ये नी एरिया दिखा रहे हैं। द नी जॉइंट फॉर एग्जाम्पल इज अ साइनोवियल जॉइंट, है ना। जो नी जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। इट इज़ हेल्ड इन पोजीशन बाय स्ट्रॉन्ग लिगामेंट। आप देख रहे हो ना, ये नी जॉइंट दिखा रहे हैं। जो नी है जो अपनी पोजीशन में, ये जो जॉइंट अपनी पोजीशन में, ये लिगामेंट की मदद से रहता है। एंड इट्स वेल प्रोटेक्टेड बाय एन आउटर फाइब्रस कैप्सूल। और इसके बाहर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, ठीक है ना, लिगामेंट्स, और इसके बाहर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है। एंड इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय एन आउटर फाइब्रस कैप्सूल। देखो, जो नी होता है उसको अपनी पोजीशन में रखता है लिगामेंट, और नी को प्रोटेक्ट करता है फाइब्रस कैप्सूल। द लिगामेंट्स प्रिवेंट डिसलोकेशन इन नॉर्मल मूवमेंट। नॉर्मली जब आप चलते हो तो आपका घुटना उतरे नहीं, है ना, अपनी पोजीशन में फिक्स रहे। इस डिसलोकेशन को रोकता है कौन? लिगामेंट, है ना, ताकि जब मूव करते रहो वक्त आपकी हड्डी, घुटने की हड्डी ऊपर नीचे नहीं हो, इसको इंश्योर करता है लिगामेंट। ठीक है। द साइनोवियल फ्लूइड इज कंटेन इन अ सैक फॉर्म ऑफ वेरी थिन साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके चारों तरफ आपका एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो ये दिखा रहे हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये रेड डॉट दिखा रहे हैं, ये साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, ये दो हड्डियों के बीच में ये फ्लूइड भरा रहता है, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका आप जब चलते हो तो आपकी घुटने से टक टक की आवाज़ नहीं आती है ना। ये आपकी थाई बोन है, फीमर, ये आपकी नी में घुटने में जो हड्डी होती है उसको पटेला कहते हैं, और आपके नीचे जो पैर होता है वहाँ पर जो शैंक एरिया में जो हड्डी होती है वो टीबिया होती है। तो यहाँ पर आपका एक साइनोवियल मेम्ब्रेन में ये फ्लूइड भरा रहता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये साइनोवियल फ्लूइड आपके घुटने में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो चलते वक्त आपको घुटनों में दर्द भी नहीं होता और कट की आवाज़ भी नहीं आती है। ठीक है, इस घुटने को पोजीशन में रखने के लिए लिगामेंट हेल्प करता है, और जो ये यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, ये इंश्योर करता है फाइब्रस कैप्सूल।
ठीक है, फिर से इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन बाय स्ट्रॉन्ग लिगामेंट एंड इज वेल protected by an outer fibrous capsule. The ligaments prevent dislocation in normal movement. The synovial fluid is contained in a sac formed of very thin synovial membrane and this sac serves as a cushion between the bones. तो इन दोनों हड्डियों के बीच में कुशन का काम करता है आपका synovial fluid. ठीक है, जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से प्रोग्रेस चेक है, ट्रू एंड फॉल्स है, जल्दी इसको कवर करते हैं. ह्यूमरस ऑफ द अपर आर्म इज द लॉन्गेस्ट बोन, फॉल्स है ना. ह्यूमरस लॉन्गेस्ट बोन नहीं है, लॉन्गेस्ट बोन तो फीमर है जो कि थाई बोन कहलाती है. एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड शोल्डर एंड हिप गर्डल, नहीं. एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और आपका स्टर्नम आता है. तो ये अगेन दिस इज फॉल्स. देयर आर 10 वर्टिब्रे इन द नेक रीजन, गलत है ना, 7 वर्टिब्रे होते हैं. नेक्स्ट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिब्स, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग. हाँ, 3 प्रकार की रिब्स होती हैं. 1 से 7 तक जो रिब के पेयर होते हैं वो ट्रू कहलाते हैं और तुम्हारा 8, 9, 10 फॉल्स कहलाता है और 11, 12 फ्लोटिंग कहलाता है. तो दिस इज राइट. 5th वाला, द शोल्डर गर्डल इज द लार्ज एंड ट्रफ शेप. शोल्डर गर्डल बड़ा और ट्रफ शेप में है, फॉल्स. पेल्विक गर्डल ट्रफ शेप में होता है, जो शोल्डर गर्डल होता है वो तो ट्रायंगुलर शेप में होता है. ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेस चेक है. नेक्स्ट, तो इन्होंने बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पूरा बता दिया. अब नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स. द मसल्स इन द बॉडी प्रोवाइड द मीन्स ऑफ ऑल मूवमेंट. जो मसल्स होती है हमारी बॉडी में वो मूवमेंट के लिए एक जरिया होती है. देखो, जब स्केलेटन और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तभी मूवमेंट पॉसिबल होता है. विदाउट मसल्स तो मूवमेंट होगा ही नहीं. तो मसल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, राइट. दे कवर द स्केलेटन फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो गिव्स कॉन्ट्यूर या शेप टू द बॉडी. पूरे हमारे स्केलेटन के ऊपर जो कवर रहता है वो मसल्स का ही रहता है. इसी मसल की वजह से हमारी बॉडी में एक शेप आता है. ठीक है ना, कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है कौन, मसल्स. मसल हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी पोस्चर वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग. इसके अलावा मसल का क्या रोल है, जब हम बैठे होते हैं, खड़े रहते हैं या चलते हैं तो हमारी बॉडी में पोस्चर जो मेंटेन करता है. जैसे हम खड़े हैं तो स्ट्रेट खड़े हों, हम बैठे हैं तो हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहे, या वॉक कर रहे हैं तो बिना डगमगाए हम अच्छे से वॉक कर सकें. तो ये पोस्चर को मेंटेन करता है मसल. तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके मसल के, तो जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं. ठीक है ना, कि प्रोवाइड मीन्स, द मसल्स इन द बॉडी प्रोवाइड द मीन्स ऑफ ऑल मूवमेंट. सेकेंड, दे कवर द skeletal framework and also give contour or shape to the body. And third, muscle helps to maintain body posture while sitting, standing and walking. मोस्ट मसल्स आर लॉन्ग बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. अधिकतर जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ का बंडल होती हैं. ठीक है, इस चैप्टर में मसल्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसे हम ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ेंगे और रोल क्या है इसका, मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, बस उतना हमको देखना है. Each muscle usually has 2 ends, a fixed end and where the muscle originate. हर मसल में 2 एंड होते हैं. एक फिक्स्ड एंड होता है यानी जहाँ से मसल निकल रही है, बन रही है, और दूसरा होता है मूवेबल एंड. ठीक है ना, ये डायग्राम से आप देखो तो समझ में आएगा. ठीक है, ये दिखा रहे हैं. तो जहाँ से यहाँ से ये मसल बन रही है तो ये तुम्हारा एक फिक्स्ड जोन होता है, एक मूवेबल होता है. देखो, each muscle usually has 2 ends, a fixed end where the muscle originate and a movable end which pulls some other part. एक होता है फिक्स्ड जहाँ से मसल निकल रही होती है, दूसरा मूवेबल एंड होता है जहाँ से वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती है. दिस मूवेबल एंड इज ड्रॉन आउट टू फॉर्म अ टफ स्ट्रक्चर, द टेंडन विच इज़ अटैच टू द बोन. तो ये जो मूवेबल पार्ट है ये आगे चल के टेंडन से अटैच रहता है और ये टेंडन किससे, बोन से जुड़ती है. तो आपको याद रखना है, टेंडन जो होती है यानी कि ये वाला हिस्सा, टेंडन मसल और बोन को जोड़ती है. मसल और बोन को जोड़ती है टेंडन, और बोन को जोड़ती है लिगामेंट. ये याद रखना है, टेंडन और लिगामेंट में बच्चे कंफ्यूज आते हैं. तो मसल के 2 हिस्से हैं, जो फिक्स्ड वाला हिस्सा है वो जहाँ से मसल ऑरिजिनेट होती है वो फिक्स्ड हिस्सा है. फिर जहाँ से मसल मूव हो सकती है, दूसरे हिस्से को अपनी तरफ खींच सकती है, तो उसको कहते हैं मूवेबल पार्ट. और ये आगे चल के टेंडन से अटैच रहती है और इस तरीके से मसल टेंडन के द्वारा हड्डी से जुड़ जाती है. व्हेन स्टिमुलेटेड बाय नर्व द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड दस इट पुल्स द बोन्स एट द मूवेबल एंड. जब कोई भी इसको स्टिमुलस मिलता है नर्व्स के द्वारा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सिकुड़ जाती है, शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट और थिक हो जाती है, और इस तरीके से हड्डी को ये अपनी तरफ खींचती है ना. जैसे सपोज करो आपने एकदम से कोई गर्म चीज़ छू ली तो आपका हाथ एकदम झटके से पीछे की तरफ आता है ना, तो उस वक्त मसल ने पुल करके हाथ को अपनी तरफ खींच लिया. मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे कैन नॉट लेंथन. इस पर आपका MCQ आ जाता है. जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही हो सकती है, वो लंबी नहीं हो सकती है ना. दे कैन नॉट लेंथन.
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है बिकॉज बट दे कैन नॉट बी लेंथन, ठीक है। टेंडन्स आर कंपोज ऑफ टफ कोलेजन फाइबर्स विच विथस्टैंड द स्ट्रेन इन्वॉल्व। जो टेंडन्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर से बने रहते हैं और टेंडन्स को काफ़ी जो स्ट्रेन है उसको झेलने की वो होती है, क्षमता होती है। इसकी वजह से जो मसल है वो बोन से टेंडन्स के द्वारा जुड़ी रहती है ना। अब इसमें नेक्स्ट आपको पढ़ना है एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में। एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होती है? दो अपोजिट प्रकार की मसल, मतलब जो मसल जिनकी फंक्शन अपोजिट है। एंटागोनिस्ट का मतलब ही होता है अपोजिट। अ स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन मूव्ड बाय अ मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल। एक मसल की वजह से अगर कोई स्ट्रक्चर अगर मूव हुआ है तो दूसरी मसल की मदद के बिना वो अपनी पोजीशन में दोबारा नहीं जाएगा। तो इसलिए दो मसल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करती हैं। एक किसी भी ऑर्गन को मूव करती है तो दूसरा उसको वापस उसी पोजीशन में लाती है। अ स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन मूव्ड बाय अ मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल। सच मसल कॉजिंग अपोजिट मूवमेंट आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल। तो वो मसल जो अपोजिट मूवमेंट कराता है, मतलब एक पुल कर रहा है तो दूसरा पुश करा रहा है, तो उसको हम एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे हमारे द बाइसेप्स, जिसको हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं, जो हमारे अपर आर्म में होते हैं, ये फ्लेक्सेस करते हैं। द बाइसेप फ्लेक्सर मसल ऑफ द अपर आर्म फ्लेक्सेस दैट इज बैंड्स द लोअर आर्म ओवर द अपर आर्म। जैसे बाइसेप की मदद से हम लोअर आर्म को अपर आर्म की तरफ बैंड कर लेते हैं। लेकिन अब एक बार हाथ तुम्हारा मुड़ गया, अब हमको स्ट्रेट करना है, तो स्ट्रेट वो बाइसेप की वजह से नहीं होगा। अब स्ट्रेट करने के लिए दूसरी मसल आएगी, उसको कहेंगे ट्राइसेप। स्ट्रेटनिंग और द एक्सटेंशन ऑफ द लोअर आर्म इज ब्रॉट अबाउट बाय द ट्राइसेप, यानी कि एक्सटेंसर मसल। तो हम कह सकते हैं बाइसेप और ट्राइसेप क्या है? आपस में एंटागोनिस्टिक मसल है, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक मसल्स वो होती हैं जो अपोजिट एक्शन करती हैं, अपोजिट मूवमेंट में हेल्प करती हैं, है ना। मतलब जैसे आपने कि जो बाइसेप्स होती है उसके द्वारा आपने लोअर आर्म को अपर आर्म की तरफ आपने उसको मोड़ लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको दोबारा लोअर आर्म को स्ट्रेट करना है, तो लोअर आर्म को दोबारा आपको स्ट्रेट करना है, तो बाइसेप इसको नहीं कर पाएगी, तो अब किसका रोल आ जाएगा? आपका ट्राइसेप का आ जाएगा। तो इस पर डायग्राम भी दिखाया है इन्होंने, है ना। ये जो डायग्राम दिखाया है ये है ना, ये बाइसेप है। बाइसेप ने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ ये जो लोअर आर्म है अपर आर्म की तरफ आ गया। लेकिन जब फिर लोअर आर्म को फिर से स्ट्रेट करना है तो ट्राइसेप, जो ये वाली मसल है ये ट्राइसेप कहलाएगी। तो ऊपर वाली मसल बाइसेप है, नीचे वाली ट्राइसेप है। ट्राइसेप की मसल की मदद से ये तुम्हारा दोबारा हाथ स्ट्रेट हो जाएगा। तो मोड़ना होता है तो बाइसेप काम करती है और स्ट्रेट करना होता है तो ट्राइसेप। तो बाइसेप और ट्राइसेप क्या कहलाएगी? आपकी एंटागोनिस्टिक मसल्स। नाउ काइंड ऑफ मसल्स, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, मसल 3 प्रकार की हो सकती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? जो हमारे विल पावर के अंदर होती है, यानी कि जब हम चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जब हम चाहें तो रिलैक्स। जैसे तुम्हारी हथेली है ना, हथेली में को जब तुम चाहो तो मुट्ठी बंद कर सकते हो, जब चाहो तो खोल लो, जब चाहो बंद कर लो, जब चाहो खोल लो। तो हथेली में जो मसल्स है वो वॉलेंट्री कहलाएगी। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? जो कि हमारे विल के अंदर या हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती है। जैसे आपके हार्ट में जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, वो हमारे विल के कंट्रोल में ही है। आपको पता है कि हार्ट की जो मसल्स होती है वो लाइफ टाइम में वो हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, बीट करता रहता है। हम चाहें क्या रहे थोड़ी देर के लिए हमारा जो हार्ट है वो धड़कना बंद कर दे या वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना बंद कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमारे क्षमता के बाहर है, हमारी विल के बाहर है। तो वहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो उसको इनवॉलेंट्री कहते हैं, यानी कि कार्डियक मसल एग्जाम्पल हो गया इनवॉलेंट्री मसल्स का, है ना। उसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन का जब मूवमेंट होता है, तब एक हमने पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। मतलब एलिमेंट्री कैनल जो होती है पूरी वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करती है, यानी कि उसकी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से आपको जो खाना है वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ खिसकता जाता है, ठीक है। अगर हम चाहें कि अरे हमारी ये जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो हमारे विल हम चाहे ना चाहे वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, तो यानी कि हम उस मूवमेंट को भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट कह सकते हैं। फिर तीसरा इसमें बताया कार्डियक। यहाँ पे कार्डियक में अगेन तुम्हारा हार्ट का ही एग्जांपल आएगा, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो आपकी जो होती है वो बिना थके ज़िंदगी भर रैपिड मूवमेंट शो करती हैं। बाकी जितनी भी मसल्स होती हैं वो थोड़ी देर में आप उसका मूवमेंट करोगे, थोड़ी देर के बाद उनमें थकान आ जाती है, तो उनको रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो कार्डियक मसल्स एक ऐसी मसल्स होती है जो बिना थके पूरी जीवन भर चलती हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। काइंड ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। देयर आर अबाउट 400 मसल्स इन आवर बॉडी, ठीक है ना। हड्डियाँ तो 206 हैं, लेकिन मसल्स कितनी है? 400।
इन आर बॉडी मेकिंग अप नियरली 1/2 ऑफ द बॉडी वेट। हमारा आधा से ज़्यादा जो वेट होता है वो मसल्स की वजह से होता है। दीज मसल्स फॉल इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में है। वॉलंटरी मसल्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में है उसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। एंड इनवॉलंटरी मसल्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारी इच्छा शक्ति के बाहर होती हैं। Some muscles like those of the eyelids and diaphragm are both voluntary as well as involuntary। कुछ मसल्स होती हैं जैसे आईलिड की मसल्स और डायफ्राम की मसल्स, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होती हैं, है ना। जैसे आँखों की पलकें, जब आप चाहो तो झपका लो, जब नहीं चाहो तो नहीं झपकाओ। कभी कभी आईलिड अपने आप से फड़कती है, यानी कि वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। उसी तरीके से डायफ्राम भी होता है। कार्डियक मसल्स मेक अप द वॉल्स ऑफ द हार्ट। जो कार्डियक मसल्स होती है उससे हार्ट की वॉल बनती है। दे आर केपेबल ऑफ रैपिड मूवमेंट एंड डू नॉट टायर ईजिली। इनका एक स्पेशलिटी होती है कि ये रैपिड मूवमेंट शो करती है और ये जल्दी से थकती नहीं है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, मोस्ट एक्शंस इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग टेनिस एक्सेट्रा रिक्वायर्ड कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स। हम जो भी एक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में, चाहे हम खड़े हैं, चाहे चल रहे हैं, या दौड़ रहे हैं, या टेनिस खेल रहे हैं, तो जब ये एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी मसल्स इसमें रोल प्ले करती हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट द मसल्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट। तो चलने के लिए या दौड़ने के लिए बहुत सारी मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चल पाएंगे या दौड़ पाएंगे, नहीं तो हमारी बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी, राइट। लीवर मैकेनिज्म, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यूजुअली मेड ईजियर ड्यू टू द लीवर एक्शंस इन द स्केलेटन। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो मूवमेंट होता है वो लीवर एक्शंस की वजह से वो पॉसिबल हो पाता है, उससे ईजी। जैसे आपने फिजिक्स में लीवर पढ़े ना, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर, उसी तरीके से हमारे मसल्स भी लीवर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोई भी एक्शन स्पीड में हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यूजुअली मेड ईजियर ड्यू टू द लीवर एक्शंस इन द स्केलेटन। द लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वेयर पावर एंड वेट एक्ट, है ना। तो 3 ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, आपका पावर और वेट के बीच में क्या आपका होता है, फलक्रम होता है। एक मिनट बताती हूँ उसको, ठीक है। लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, पावर और वेट होता है आजू बाजू, और बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है, ठीक है। पावर और वेट होता है आजू बाजू, दो पावर यहाँ, वेट यहाँ, और फलक्रम बीच में। तो जब फलक्रम बीच में होता है और एक तरफ पावर और एक तरफ वेट होता है, तो उसको हम लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इन बिटवीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द आर्म एट द एल्बो बाय द एक्शन ऑफ ट्राइसेप मसल्स एंड रेस्टिंग ऑफ स्कल ऑन फर्स्ट एंड सेकंड नेक वर्टिब्रे। ये दोनों एग्जाम्पल है आपके लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के। पहला जो आपका एल्बो में जो ट्राइसेप एक्शन होता है वो लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। उसी तरीके से जो आपका स्कल रेस्ट होता है आपके वर्टिबल कॉलम में, तो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे के बीच में, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आता है। द लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर क्या है, वेयर द फलक्रम इज एट वन एंड ऑफ द लीवर एंड पावर एट द अदर एंड एंड विद अ वेट इन बिटवीन। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, वेट बीच में होता है, एक तरफ फलक्रम होता है और एक तरफ आपका क्या होता है, पावर होता है। वेट बीच में है, एक तरफ फलक्रम है और दूसरी तरफ पावर है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द गैस्ट्रोस्नेमस मसल रेजिंग वेट ऑफ द बॉडी ऑन द टोज। सपोज करो आप टोज से कुछ चीज़ उठा रहे हो, टोज से चीज़ उठा रहे हो तो आपने जो टो है वो फिक्स कर दिया, यानी कि फलक्रम बन गया, और आप हील को ऊपर नीचे कर रहे हो, तो आपकी पावर, तो आपका वेट कहाँ पर लग रहा है, मिडिल में, और हील में आपकी पावर लग रही है। तो ये वाला जब एक्शन आप परफॉर्म करते हो ना, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर लीवर कहलाता है। द लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर वेयर द फलक्रम इज एट वन एंड एंड वेट ऑफ द at the other with the power in between is represented by the bicep muscles flexing the arm। तो थर्ड ऑर्डर का जो लीवर है वो हमको कब देखने को मिलता है, जब एक तरफ फलक्रम है, एक तरफ वेट है, बीच में पावर है, तो इसको थर्ड ऑर्डर कहते हैं। और ये देखने को मिलता है हमको बाइसेप मसल्स में। जब आप आर्म फ्लेक्स करते हो, यानी कि आर्म को ऐसे मोड़ते हो ना, फ्लेक्स करना कहते हैं ना इसको, तो जब आर्म को आप फ्लेक्स करते हो तो जो लिवर यहाँ पे दिखता है वो हमको थर्ड ऑर्डर का दिखता है, ठीक है। तो आपके जो मसल्स हैं वो भी लीवर की तरह काम करते हैं। जैसे फिजिक्स में फर्स्ट ऑर्डर लिवर, सेकंड ऑर्डर लिवर, थर्ड ऑर्डर लिवर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जब फलक्रम बीच में है और इधर उधर आपका पावर और वेट है, तब उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लिवर, ठीक है। लेकिन जब वेट बीच में है और एक तरफ फलक्रम है, दूसरी तरफ पावर है, तो उसको लिवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। और जब पावर बीच में है और एक तरफ वेट और एक तरफ फलक्रम है, तो उसको लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर कहते हैं। आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स पूछा आएगा और ये पूछा आएगा, बताओ ये कौन सा लीवर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, तो उसको इसी तरीके से आपको याद करना है।
अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ थाई बोन। हमारी बॉडी में सबसे लंबी जो हड्डी है थाई बोन है। हमने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था इसको। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी आर द 3 टाइनी बोन्स मेलियस, incus and stapes in the ear joined to the inner side of the eardrum in the form of chain। सबसे छोटी सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है जिसको थाई बोन कहते हैं, और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो ईयर बोन यानी कि ईयर ऑसिकल्स कहलाती हैं। ये 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये हमारे कान में सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे ईयर ड्रम्स के इनर साइड पाई जाती हैं। नेल्स एंड टीथ दो हार्ड आर नॉट बोन्स। नाखून और दांत होते तो हार्ड हैं लेकिन ये हड्डियाँ नहीं होती हैं, ठीक है ना। हमारे नेल्स और टीथ हड्डी नहीं है। मोस्ट मसल्स आर अटैच टू बोन्स बट सम आर नॉट। अधिकतर मसल्स बोन से अटैच रहती हैं लेकिन कुछ मसल्स बोन से अटैच नहीं होती हैं, जैसे कि द मसल्स विच मूव आवर आईलिड और द मसल्स दैट पुश द फूड अलॉन्ग द फूड कैनाल आर नॉट अटैच टू द बोन्स। जैसे कि जो हमारे आईलिड में जो मसल्स होती है वो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है ना। उसी तरीके से हमारी जो मसल्स होती हैं जिससे खाना आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल या फूड कैनाल में मूव होता है, वो वाली भी जो मसल्स होती है वो हड्डी से अटैच नहीं रहती है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। लास्ट, सम मसल्स इन आवर बॉडी आर वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल सच एज द मसल्स ऑफ द प्रोजेक्टिंग ईयर्स। कुछ मसल हमारे शरीर में ऐसे होती हैं जिनका कोई फंक्शन अब नहीं है, जैसे कि हमारे कान में जो मसल है जिसको वेस्टिजियल मसल कहते हैं, यानी कि जो पिन्ना जो है जो बाहर हमारा कान दिख रहा है ना, पिन्ना जिसको कहते हैं, वो वेस्टिजियल मसल है क्योंकि एक्चुअली इसका कोई रोल नहीं है। अदर मैमल्स लाइक द काऊ और हॉर्स कैन मूव देयर ईयर्स। कुछ मैमल्स होते हैं जैसे गाय या घोड़े, वो इस अपने कान को हिला डुला सकते हैं ना। और कुछ लोग को भी, जैसे आपने देखा आमिर खान तारे ज़मीन पे उसने एक्शन किया, उसे अपने कान को ऊपर नीचे कर रहा है ना, पिन्ना आपको हिला रहा है। तो कुछ लोग प्रैक्टिस के द्वारा पिन्ना को हिला लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नहीं, हर कोई नहीं हिला पाता है ना। जानवर हिला लेते हैं, जैसे आपने डॉग वगैरह को देखा होगा। अब इसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड एक प्रोग्रेस चेक है, इसको कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द फ्लैक्सर एंड एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म आर एंटागोनिस्टिक मसल। फ्लैक्सर और एक्सटेंसर मसल जो है वो एंटागोनिस्टिक है ना। फ्लैक्सर एंड एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म आर एंटागोनिस्टिक, ट्रू। मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इलोंगेट, फॉल्स। इलोंगेट नहीं हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, इलोंगेट नहीं हो सकती है। मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय लिगामेंट, फॉल्स। मसल बोन से टेंडन्स के द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट्स के द्वारा नहीं। कार्डियक मसल्स इज अ वॉलंटरी मसल, फॉल्स। कार्डियक मसल वॉलंटरी नहीं होती है, इनवॉलंटरी होती है। बेंडिंग ऑफ आर्म ऑन एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर मैकेनिज्म। जब आर्म हम बेंड करते क्या फर्स्ट ऑर्डर है, फॉल्स। ये थर्ड ऑर्डर है, राइट। अब इन्होंने मैचिंग दी है। ह्यूमरस एंड शोल्डर गर्डल पार्शली मूवेबल है, ग्लाइडिंग है, इमूवेबल है, बॉल एंड सॉकेट है या पाइवेट है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ह्यूमरस और शोल्डर गर्डल बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है। सेकेंड, टू एडजेसेंट वर्टिब्रे, जो 2 एडजेसेंट वर्टिब्रे है वो किसका एग्जाम्पल है, वो ग्लाइडिंग का एग्जाम्पल है ना, आपस में ग्लाइड कर सकते हैं। स्कल एंड अपर एंड ऑफ द बैकबोन पाइवेट का एग्जाम्पल है। चौथा, बोन्स ऑफ द ब्रेन बॉक्स, ये तो आपको पता है इमूवेबल है। और रिब एंड ब्रेस्ट बोन पार्शली मूवेबल है, तो ये 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। चैप्टर को वाइंड अप करने के पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम्स भी दिखाना चाहती हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्दी से वो डायग्राम्स देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। देखो ये पैल्विक गर्डल दिखा रहे हैं, ये हिप बोन है ना, ये हिप बोन है। हिप बोन आपके सेंट्रल पार्ट यानी सैक्रम से अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक कैविटी है, इसको एसिटोबुलम कहते हैं। देखो इसी एसिटोबुलम में आपकी जो थाई की जो बोन है यानी कि फीमर है वो अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखा रहे हैं। तो पेक्टोरल गर्डल इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल के पार्ट्स है, हमने अपनी बुक के डायग्राम में भी देखे थे। देखने में ऐसा है, मेन पार्ट ये है सैक्रम, ठीक है। ये जो सेंटर वाला हिस्सा है सैक्रम है। ये आपका ये जो साइड में दिख रहा है वो हिप बोन है, राइट। और यहाँ पे जो कैविटी होती है वो एसिटोबुलम कहलाती है, जिससे आपका अब जो 4 लिम्ब है वो अटैच रहता है, ठीक है। इस वाले एरिया को हम कॉकेक्स कहते हैं, यानी कि टेल बोन। ये टेल बोन वाली वर्टिब्रे दिखा रहे हैं। और अच्छे से अगर ये डायग्राम देखोगे तो देखो ये ऊपर पूरा वर्टिबल कॉलम चला आ रहा है। फिर आपका ये तुम्हारा स्टर्नम आ गया, सॉरी ये जो आपका ये मेन का सैक्रम पोर्शन आ गया, ये सैक्रम है। और ये जो नीचे टेल बोन दिख रही है कॉकेक्स है, ठीक है। ये तुम्हारा हिप बोन है,
ये तुम्हारा एसिटाबुलम है जहाँ पे आपका 4 लिम्ब अटैच्ड है, ठीक है। ये प्यूबिक आर्क दिखा रहे हैं, और ये फिर ये तो बहुत डिटेल में दिखा रहे हैं, तो डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको शेप देख लो। इस तरीके से होता है पेल्विक गर्डल, राइट। ये हिप बोन है, ये आपका सेक्रम है, ये नीचे टेल बोन यानी कॉक्सिक्स दिख रहा है, ये एसिटाबुलम है जहाँ पे आपका हिंड लिम्ब अटैच्ड है। मैंने आपको बताया था कि मेल के पेल्विक गर्डल में और फीमेल के पेल्विस में क्या अंतर होता है। देखो आप देख रहे हो, ये नैरो होता है, जबकि ये थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है। इस ब्रॉडनेस से पता चल जाता है कि अच्छा ये स्केलेटन किसका है, फीमेल का है। एक तो ये अगर भारी भरकम है, लंबा चौड़ा है, तो भी पता चल जाता है कि मेल का है। अगर नहीं भारी भरकम नहीं दिख रहा है स्केलेटन, फिर कैसे पहचाने, तो फिर आप पेल्विक गर्डल के शेप को देखते हो। अगर आपको ये चौड़ा दिखता है तो समझ जाओ कि फीमेल का है, और अगर वो है नैरो है तो फिर मेल का है, राइट। देखिए हमने कुछ जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पाइवट जॉइंट ऐसा होता है, ठीक है। अब इस पर जो जैसे ये 2 वर्टिब्रे है ना, एक्सियल और एटलस, इसमें आपका जो स्कल है वो अटैच्ड है। अब स्कल आपका राइट लेफ्ट ऐसे घूम सकता है, राइट। तो ये वाला जो रोटेशन, ये वाला जो मूवमेंट होता है ना, ये वाला जो जॉइंट होता है वो पाइवट जॉइंट कहलाता है ना। तो इस तरीके से आपका ये मूव कर रहा है, इस तरीके से, इसको पाइवट जॉइंट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखो, जो स्कल आपका फर्स्ट 2 वर्टिब्रे में जो अटैच्ड है, वहाँ पर जो मूवमेंट होगा, वहाँ पर जो जॉइंट होगा, उसको पाइवट जॉइंट कहते हैं। इस वाले डायग्राम में हिंज जॉइंट दिखा रहे हैं। हिंज जॉइंट में आप देख रहे हो कि आपका जो हाथ है ऊपर नीचे से हो जा रहा है। हिंज नहीं, एक डायरेक्शन। अब आप सोचो कि एल्बो से उल्टी तरफ मुड़ जाए, तो उल्टी तरफ नहीं मुड़ पाएगा, है ना। ये एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट की तरह ये मूव कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, ये आपका बॉल एंड सॉकेट है। देखो ये बॉल है और ये सॉकेट में फिक्स हो गई है ना। तो जैसे ये तुम्हारे ह्यूमरस की जो बॉल है, ये यहाँ पे जो ग्लिनाइड कैविटी है उसमें जाके फिक्स हो गई, तो ये हाथ आपका गोल गोल ऐसे घूम सकता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, तो इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से आप घुटने पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको देखने को मिलता है। ये आपका जो पैर है वो घूमता है ना। ये हड्डी है, एक दूसरी हड्डी है, ठीक है। बीच में ये जो कैविटी है, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लिक्विड भरा है, ब्लू वो दिख रहा है, वो साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी बॉल एंड सॉकेट का ही एग्जाम्पल है। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल मसल्स का। ये फिक्स्ड एंड होता है, ये मूवेबल एंड होता है। मूवेबल एंड आपका हड्डी से जुड़ा होता है टेंडन के द्वारा। ये बोन है, ये टेंडन है, ये मसल है, ठीक है। ये मसल के अंदर अगर आप बीच में से काटोगे तो आपको फिर ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं, मसल फाइबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। देखो ये लीवर्स दिखा रहे हैं। लीवर आपका फर्स्ट क्लास लीवर, मतलब जब आपका स्कल आपका फर्स्ट 2 वर्टिब्रे में मूव करता है ना, तो देखो जो जहाँ पे आपका स्कल फिक्स है वो फल्क्रम की तरह बिहेव कर रहा है, और आप जो हेड नॉड करते हो ना, जब नॉडिंग जो शो करते हो मूवमेंट, वो नॉडिंग वाला, मतलब सर को आप हाँ ना में हिला रहे हो ना ऊपर नीचे, तो ये नॉडिंग मूवमेंट फर्स्ट क्लास लीवर में बता रहा है, क्योंकि आपका जो नेक जहाँ से स्कल जुड़ा हुआ है वो फल्क्रम की तरह बिहेव कर रहा है। आपका जॉ ऊपर नीचे हो रहा है, वो लोड हो गया, और आपका एफर्ट कहाँ लग रहा है, पीछे उसमें यहाँ पर पीछे वाले एरिया में, तो ये तुम्हारा एफर्ट दिखा रहा है। फिर तुम्हारा जो सेकेंड क्लास लीवर में क्या हो गया, लोड बीच में आ गया, फल्क्रम यहाँ पर है, और आपका एफर्ट यहाँ लग रहा है। जब आप टो को फिक्स करके आप अपनी हील्स को ऊपर नीचे करते हो ना, तो आपने टो को फिक्स कर लिया, तो ये फल्क्रम हो गया। तो आपका दबाव कहाँ पड़ता है, आप किस चीज़ को ऊपर नीचे कर रहे हो, फुट को, मिडिल पार्ट ऑफ को फुट को, और एफर्ट कहाँ लग रहा होता है, आपके पीछे पैर के पीछे वाले एरिया में। थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल ये है, जब आप आर्म को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, आपका एफर्ट लग रहा होता है यहाँ पर, लोड यहाँ से आप कुछ भी उठा रहे हैं, सपोज करो जब आप हाथ से कुछ भारी चीज़ उठा रहे हो, है ना, तो आप एल्बो में आपका फल्क्रम आ गया, पाम जहाँ पे आप चीज़ पकड़े हुए हो गए वो लोड हो गया, और आपका एफर्ट कहाँ लग रहा है, आपके आर्म में। तो इस तरीके से ये है ना। ये भी पाइवट का ही दिखा रहे हैं कि ये फल्क्रम आपका ये वाला जहाँ पे जुड़ी हुई है गर्दन, सॉरी स्कल, वो फल्क्रम है, जॉ की तरफ लोड है, और आपके पीछे बैक में आपका एफर्ट लग रहा है, राइट। तो इस डायग्राम से आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एकदम क्लियरली कंप्लीट हो रहा है, मतलब इजीली एक्सप्लेन हो रहा है। फल्क्रम सेंटर में है, एफर्ट और लोड आजू बाजू हैं। सेकंड क्लास में आपका लोड सेंटर में है, एफर्ट और फल्क्रम आजू बाजू हैं, और थर्ड क्लास में आपका एफर्ट मिडिल में है और फल्क्रम और लोड आजू बाजू हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट पूछ सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों वीडियोस को आपको देखिए, आपको एकदम अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जितना भी मेन पार्ट था मैंने सब इसमें कवर कर दिया है। थैंक यू।